ऑडियो क्रमांक 9। पुस्तक का नाम सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। नीति निष्ठा की स्थापना अवांछनीयता उन्मूलन से ही संभव। अन्य देशों की भांति पिछले 3 दशकों में अपने देश ने भी भौतिक क्षेत्र में प्रगति की है। ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो स्थिति थी उसकी तुलना में हम कहीं बहुत आगे हैं। जिन वस्तुओं के लिए हमें कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था वे आज अपने यहाँ ही बनने लगी हैं। यह प्रसन्नता की बात है। किंतु दूसरे देशों की भांति एक भूल अपने यहाँ भी हुई है। भौतिक प्रगति की अंधी दौड़ में जिस प्रकार पाश्चात्य देश उच्च स्तरीय मानवीय आदर्शों एवं सिद्धांतों की उपेक्षा करके अनेकानेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वही भूल अपने यहाँ भी हो रही है। फलस्वरूप अवांछनीयताएं बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों नीति निष्ठा, सामाजिक उत्तरदायित्वों एवं मानवीय आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति उच्च स्तरीय आस्थाएं दिनों दिन गिरती जा रही हैं। आस्थाओं में के विकृति होने से चिंतन निकृष्ट बनता और अवांछनीयता, अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। अवांछनीय अनैतिक गतिविधियों में प्रकारांतर से नीति एवं आदर्शों के प्रति विकृत आस्थाएं ही काम करती दृष्टिगोचर होती हैं, जिसकी फलश्रुति बेईमानी, निष्ठुरता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता के रूप में प्रकट होती है। अनैतिकताओं का आरंभ आलस्य, अपव्यय, असंयम, दुर्व्यसन, अशिष्टता, अनुशासनहीनता, नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना जैसे छोटे समझे जाने वाले अवगुणों से होती है और इस उपक्रम में उद्धृत होकर वह आक्रामकता का, दुष्टता एवं निष्ठुरता का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। चोरी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, अपहरण, चोर बाजारी, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध उद्धत अनैतिकता के अंतर्गत ही आते हैं। जिस तेजी से इसमें वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए लगता है प्रगति के नाम पर हम अवगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अनैतिकता स्वार्थपरायणता एवं कृतज्ञता की उस संकीर्ण मनोवृत्ति से पनपती है जिसके कारण मनुष्य अपने सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा करने लगता है। परिवार एवं समाज से अनेकों प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग हर मनुष्य को प्राप्त है। जो अनुदान उसे प्राप्त हुए हैं, प्रतिदान स्वरूप अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं क्षमता का एक भाग समाज के लिए अर्पित करना नैतिक कर्तव्य है, जिसके निर्वाह करते रहने से ही समाज की सुव्यवस्था बनी रहती है और सहयोग और सहकार के कारण प्रगति का काम अवरुद्ध नहीं होने पाता। संकीर्ण स्वार्थों के वशीभूत होकर अधिकांश व्यक्ति अपने इन नैतिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते। ये ऐसा अपराध है जो कानून की पकड़ में नहीं आते, किंतु इनके कारण समाज को भारी क्षति उठानी पड़ती है। असमर्थ, असहाय बूढ़े माता पिता की सेवा न करना, अपने आश्रितों के निर्वाह की व्यवस्था न जुटाना प्रकारांतर से अपराध की ही श्रेणी में आता है। समाज से अनेकों प्रकार के सहयोग मिलते रहते हैं। समर्थ और सक्षम होते हुए भी असमर्थों, जरूरतमंदों को सहयोग न देना नैतिक अपराध है, जिसकी रोकथाम के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, किंतु इनसे होने वाली हानियां अन्य अपराधों की तुलना में कम नहीं हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वे अपराध आते हैं जिनमें सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है। अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, अशिष्टता जैसी असामाजिक प्रवृत्तियों से समाज की सुव्यवस्था नष्ट होती तथा अराजकता फैलती है। नागरिक कर्तव्यों का पालन न करने से दूसरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे सर्वत्र देखा जा सकता है। लाइन में लगकर टिकट न लेना, रेलगाड़ी में बैठने वाली सीट पर सो जाने वाली जैसी बातें छोटी लगती हैं, किंतु इनसे दूसरों को भारी असुविधा होती है। कितनी बार तो टकराव एवं संघर्ष की, झगड़े फसाद की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यातायात में ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। कटुभाषिता, आवेशग्रस्तता, अशिष्टता से अपनी क्षति तो होती ही है, दूसरे के ऊपर कुप्रभाव पड़ता तथा संतुलन बिगड़ता है। अपनी बातों अथवा व्यवहार द्वारा इनको उत्तेजित अथवा असंतुलित कर देना भी छोटे अपराधों की श्रेणी में आता है। अपनी सुविधा के लिए अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन आंतरिक निष्ठुरता का परिचायक है, जो बढ़ते बढ़ते अपराधों का रूप ले लेता है। तीसरे प्रकार की श्रेणी में ऐसे अपराध होते हैं जिन्हें कानून द्वारा जघन्य घोषित किया गया है। जुआ, लॉटरी, ठगी, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, आक्रमण, मिलावट, रिश्वत, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध
उद्धत अनैतिकता के नाम से संबोधित किए जाते हैं। आरंभिक संकीर्ण स्वार्थपरता, असामाजिकता और कालांतर में आक्रामकता का रूप लेकर उपरोक्त अनेकों प्रकार के अपराधों को जन्म देती है। प्रकारांतर से नीति निष्ठा एवं उच्च स्तरीय मानवीय आदर्शों के प्रति आस्था की गिरावट से ही सभी प्रकार की अनैतिकताओं का जन्म होता है। अपने देश में सर्वाधिक अपराध मिलावट के होते हैं। चावल, दाल, आटा, तेल, घी, मिर्च, मसाले, दूध जैसे खाद्यान्नों में तो मिलावट एक सामान्य सी बात हो गई है। आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं कि अमुक वस्तु में विषाक्त वस्तु की मिलावट होने से उपयोग करने वालों कितने ही व्यक्ति मारे गए, कितने ही अपंग हो गए। जितनी घटनाएं प्रकाशन में आती हैं उनसे बड़ी संख्या अप्रकाशित ही पकड़ में न आने वाली घटनाओं की होती है। देश में प्रतिवर्ष अंधे अपंगों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। इस बढ़ोतरी में एक बड़ा योगदान खाद्यान्नों में मिलावट का है। दूध और देशी घी जैसी स्वास्थ्य वस्तुएं शुद्ध शायद ही कहीं मिल पाती हूँ। इनका सेवन करना लोगों ने कम कर दिया है। विश्वास उठ जाने तथा इनका प्रचलन कम हो जाने के कारण गौपालन, पशुपालन जैसी उपयोगी व्यवसाय भी बंद होते जा रहे हैं। देश का दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। पशुपालन के प्रति घटता हुआ उत्साह प्रकारांतर से दूध, घी में होने वाली मिलावट से उत्पन्न अविश्वास की फलश्रुति मात्र है। इस मिलावट को कड़ाई से नहीं रोका गया तो पशुपालन उद्योग की सरकारी योजना भी सफल न हो सकेगी और दूध उत्पादन के घटने से देश की जनता के स्वास्थ्य पर भारी कुप्रभाव पड़ेगा। मिलावट खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है। मशीनरी सामानों, रेडियो, ट्रांजिस्टर, घड़ी आदि के कल पुर्जों की प्रामाणिकता सदा संदिग्ध ही बनी रहती है। दूसरे प्रगतिशील देशों में वस्तुओं का निर्माण प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर किया जाता है। जापान, जर्मनी की बनी वस्तुएं संसार भर में लोकप्रिय और सबसे प्रामाणिक मानी जाती हैं। अपने यहाँ का दुर्भाग्य है कि निर्माणकर्ता अपने तात्कालिक स्वार्थ साधनों एवं अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के फेर में वस्तुओं के स्तर की ओर ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप वे टिकाऊ नहीं हो पाती और कुछ ही दिनों बाद बेकार हो जाती हैं। दूसरे प्रगतिशील देशों में हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार के अपराध तो अधिक होते हैं, किंतु वस्तुओं में मिलावट के अपराध भारत की तुलना में कम होते हैं। इस क्षेत्र में अपना देश सबसे आगे है। अन्य प्रकार के अपराधों की संख्या में भी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति मिनट होने वाले विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों की संख्या वर्ष 1977 में 2 थी, जिसमें चोरी, डकैती, उठाईगिरी, धोखाधड़ी, तस्करी, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे सभी प्रकार के अपराध सम्मिलित थे। 3 वर्षों बाद सन 1980 में इनकी संख्या बढ़कर 4 गुनी हो गई। सन 1980 में प्रति मिनट किए जाने वाले अपराधों की संख्या 8 हो गई। सन 1977 में प्रति 2 घंटे में 1 हत्या होती थी। यह संख्या 1980 में 4 तक जा पहुंची, अर्थात हर आधे घंटे में 1 हत्या। इस औसत से वर्ष भर का हिसाब जोड़ने पर कुल हत्याओं की संख्या 17,520 तथा विभिन्न अपराधों की 41,04,800 होती है। ये आंकड़े प्रकाशन में आई घटनाओं के हैं। समाचार पत्रों में अप्रकाशित घटनाओं की संख्या इससे भी अधिक होगी। अपराध महानगरों में सर्वाधिक होते हैं। कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंबई जैसे नगरों में सन 80 के प्रथम 5,000 से लेकर 8,000 की संख्या में चोरी, उठाईगिरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं प्रकाशन में आई। पिछले 1 दशक में बाल अपराधों की संख्या में भी द्रुत गति से वृद्धि हुई है। वर्ष 1967 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुल अपराधों में किशोर अपराधों की भागीदारी 2.6% थी, जो कि सन 80 में बढ़कर लगभग दुगुनी 5% तक जा पहुंची। इनमें से अधिकांशतः 16 और 21 वर्ष के मध्य आयु वाले थे। वर्ष 1976 में किशोरों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या इस प्रकार थी। कुल लगभग 45,000 मामले पुलिस रिकॉर्ड में अंकित हुए, जिनमें चोरी के 16,000, सेंधमारी के 6,600, दंगे फसाद में 5,000, हत्या के 850, डकैती के 700 और शेष जुआ, तस्करी, राहजनी की घटनाएं थी। बाल अपराध की दृष्टि से विभिन्न प्रमुख प्रांतों का क्रम इस प्रकार था: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। सबसे कम बाल अपराध केरल में होते हैं।
इन अपराधों के अतिरिक्त रिश्वत तस्करी, घरों में चोरी जैसे अपराध ऐसे हैं जो कम ही प्रकाश में आते हैं। सरकारी दफ्तरों की ऐसी स्थिति बन गई है कि बिना रिश्वत के शीघ्रता से काम नहीं हो पाता। विभिन्न कार्यों को कराने के लिए रिश्वत की रकम बंधी बंधाई होती है। जो देने से आनाकानी करता है उसका काम लंबे समय तक पेंडिंग लिस्ट में पड़ा रहता है। सामूहिक प्रतिरोध के अभाव में यह अनैतिक व्यापार इन दिनों सर्वत्र चलते देखा जा सकता है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपराध शास्त्री, मनोवैज्ञानिक विचारक बढ़ती हुई अवांछनीयता, अनैतिकता के विभिन्न कारण बताते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन कैलियन भारत में बढ़ते हुए अपराधों का संबंध जनसंख्या की बढ़ोतरी और घनी आबादी से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि घनी आबादी एवं भीड़ वाले बड़े बड़े नगरों में मानसिक, भावनात्मक एवं आर्थिक दबावों के कारण अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेटिग्रॉस सिनेमा एवं टेलीविजन को अपराधों का एक बड़ा कारण मानते हैं। उनका विचार है कि सिनेमा के घटनाक्रमों में जीवन की समस्याओं का वास्तविक समाधान करने वाली बातों का मात्र 1% समावेश होता है। 99% दृश्य कोरी कल्पना पर आधारित तथा अव्यवहारिक होते हैं। अपराध, हिंसा आदि को बढ़ावा देने वाली फिल्में 99% होती हैं। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर लियोनार्डिसन बच्चों एवं किशोरों में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। उनके अनुसार अपरिपक्व मस्तिष्कों को सिनेमा एवं घटिया साहित्य सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, सिनेमा, घटिया साहित्य, गरीबी आदि का अवांछनीयता को बढ़ावा देने में एक सीमा तक सहयोग हो सकता है, किंतु ये मूल कारण नहीं है। सबसे अधिक बड़ा कारण नीति शास्त्र आदर्शों एवं उच्च स्तरीय सिद्धांतों के प्रति आस्थाओं का विकृत हो जाना है। अनेकों प्रकार की विकृतियां इसी से उत्पन्न होती हैं। परिवारों में बढ़ती हुई संकीर्ण स्वार्थपरता, कृतज्ञता और समाज में फैली हुई अनुदारता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता आस्थाओं की विकृति को ही फलश्रुति है जो उद्धत बनकर गंभीर अपराधों को जन्म देती है। इस दिशा में अभिष्ट सुधार एवं रोकथाम करने के लिए शासकीय एवं सामाजिक स्तर पर अनेकों प्रकार के प्रयास चलते रहते हैं। शासन कानून बनाता है और दंड की व्यवस्था न्यायालयों के माध्यम से होती है। सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्यरत रहती हैं, किंतु इसके बावजूद भी विशेष सुधार होता दिखाई नहीं पड़ता। समाज में अवांछनीयता घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। कानून की पकड़ में न आने वाले कितने ही ऐसे अपराध होते हैं जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती, किंतु उनसे भारी क्षति उठानी पड़ती है। परिवार में वृद्ध माता पिता की देखरेख, सेवा, पत्नी के प्रति स्नेह सहयोग के अभाव में उन्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, इसका अनुमान तो भुक्तभोगी ही लगा सकते हैं। उपेक्षा, तिरस्कार एवं समुचित देखरेख न होने से उनमें कितनों को घुटन से भरे जीवन के दिन पूरे करने पड़ते हैं। पति की प्रताड़ना एवं उपेक्षा से आए दिन कितनी ही नारियां आत्महत्या तक करती देखी गई हैं, जिनकी रोकथाम करने के लिए कानून के पास प्रत्यक्ष कोई व्यवस्था नहीं है। समर्थ और संपन्नों की अनुदारता से पिछड़े एवं गरीबों को सहयोग नहीं मिल पाता। फलतः वे अविकसित एवं विपन्नता की स्थिति में पड़े रहते हैं। शासन और कानून इस अनुदारता की मनोवृत्ति को रोक पाने में अक्षम है, जिसके कारण पिछड़े गरीब लोगों को स्थिति और भी अधिक बदतर होती जा रही है और शोषण एवं संचय के कारण संपन्न और भी अधिक अपनी झोली भरते जा रहे हैं। ये ऐसे परोक्ष रूप से किए जाने वाले अपराध हैं जो कानून की पकड़ में नहीं आते, किंतु उतनी ही हानि पहुंचाते हैं जो जितनी की चोरी, ठगी और डकैती जैसे गंभीर अपराध। इस स्थिति को बदलने के लिए बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। मात्र शासन पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, उनका सहयोग इस प्रयास में मिल सकता है। नीति निष्ठा और चरित्र निष्ठा को, उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों को सर्वोपरि महत्व देना होगा। इन दिनों बुद्धि और धन को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उसके स्थान पर नीति, सदाचार, मानवीय आदर्शों एवं सिद्धांतों को प्रमुखता देनी होगी। संपन्नता और विद्वत्ता को तभी सम्मानित किया जाना चाहिए जब वह उदारता एवं उदात्तता को अपनाए हुए हो। अनुदार, संपन्न और चरित्र से रहित विद्वान को प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए। पिछले दिनों यही भूल हुई है। अपनी संस्कृति ने चरित्र निष्ठा को जितना महत्व दिया, उतना अन्य किसी विशेषता को नहीं। इस तथ्य की उपेक्षा हुई। चरित्र निष्ठा गौण होती गई और बुद्धि बल धन बल को मिला, सम्मानित हुआ। फलस्वरूप मानवीय विशेषताओं की अवमानना हुई और चरित्र निष्ठा
के अभाव में आस्थाएं विकृत होती चली गईं। अपनी चारित्रिक विशेषताओं के लिए यह देश भी विश्वविख्यात था। इतिहास में एक से बढ़कर एक अनुकरणीय उदाहरण मिलते हैं। उसी देश के निवासी सदाचार की दृष्टि से दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। अपनी चारित्रिक गरिमा खोकर हमने गंवाया ही अधिक है। सर्वविदित है, किसी भी समाज अथवा देश की वास्तविक संपत्ति भौतिक वस्तुएं नहीं, उसमें रहने वाले श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं जिनके सहारे राष्ट्र ऊंचा उठता है। साधनों की सुसंपन्नता घटिया व्यक्तित्व होने पर प्रगति का नहीं, अवगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके विपरीत साधनों की दृष्टि से पिछड़े किंतु व्यक्तित्वों की दृष्टि से भरे पूरे देश को प्रगति करते देर नहीं लगती। इस तथ्य की जितनी उपेक्षा होगी, देश की प्रगति का मार्ग उतना ही अवरुद्ध होता जाएगा। विकास के लिए बनने वाली अनैतिकता की बाढ़ कहीं उच्च स्तरीय आदर्शों को, नैतिक विशेषताओं को बहा न ले जाए, इसके लिए अविलंब कदम उठाने होंगे। देशवासियों में नीति एवं आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रचार तंत्रों, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से चरित्र निष्ठा को उभारा एवं प्रोत्साहित किया जाए। अनीति के मार्ग पर चलने वाले पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में के प्रति कन्नी काटने वालों की भर्त्सना एवं सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कानून ऐसे अनुदारों को प्रताड़ित करने के लिए दंड की व्यवस्था अपने स्तर पर करे और समाज ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार द्वारा विरोध प्रकट करे। सर्वत्र नीतिवानों, चरित्रवानों को प्रोत्साहित किया एवं सम्मान दिया जाए। संपत्ति एवं योग्यता से भी अधिक चरित्र बल को महत्व दिया जाए। इस दिशा में सर्वत्र प्रयास चल पड़े तो कोई कारण नहीं है कि वर्तमान अवांछनीय प्रवाह को उल्टा न जा सके। अपनी गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए हमें उच्च स्तरीय आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा जन जन के भीतर करनी होगी। अवांछनीयता की रोकथाम और समाज की सर्वांगीण प्रगति का मार्ग इसी प्रकार प्रशस्त होगा।